हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2020 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 72 के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इन शॉर्ट आईएसए, या फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। इस टॉपिक को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले फ्रेंड्स, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये क्या है? अलायंस है यानी कि गठबंधन है। कितनी कंट्रीज़ का? 121 कंट्रीज़ का। और इस गठबंधन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, यानी कि इस अलायंस की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इंडिया द्वारा। इस अलायंस में सबसे ज़्यादा धूप वाले देश शामिल हैं, यानी कि जो सनशाइन कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा इसमें शामिल हैं, इस अलायंस में शामिल हैं। और ये कंट्रीज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आईएसए का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, प्रमोट करना और रिड्यूस करना जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स पर, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन हैं उन पर निर्भरता को कम करना। फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से हैं? जैसे कोयला, ऑयल, नेचुरल गैस, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये फॉसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल्स हैं। और इन पर निर्भरता को क्यों कम करना है? क्योंकि फॉसिल फ्यूल से पॉल्यूशन काफ़ी होता है। नेक्स्ट पॉइंट में ये जो इनिशिएटिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा? इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। एक स्पीच में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, एक भाषण में। कब? नवंबर 2015 में भाषण दिया गया था। कहाँ पर? वेम्बले स्टेडियम है लंदन में, वहाँ पर ये स्पीच दी गई थी, जहाँ पर पहली बार इस पहल को इंट्रोड्यूस किया गया था। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रेफ़र किया था सनशाइन कंट्रीज़ को सूर्यपुत्र, सूर्यपुत्र यानी कि सन्स ऑफ द सन। और ये अलायंस क्या है? ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये गठबंधन एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है, इन शॉर्ट जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सरकारें शामिल होती हैं। और इस अलायंस में जो भी कंट्रीज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में शामिल नहीं है, यानी कि कर्क रेखा और मध्य रेखा के बीच स्थित नहीं हैं, और इस अलायंस के और मेंबर्स की तरह एंजॉय कर सकती हैं सभी बेनिफिट्स को। लेकिन जो कंट्रीज़ कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में नहीं स्थित है, उन्हें इस अलायंस में वोटिंग राइट्स नहीं हैं। नेक्स्ट है, आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र के बाद यह अलायंस दुनिया भर में राज्यों का, स्टेट्स का सबसे बड़ा समूह है, सबसे बड़ा ग्रुप है। नेक्स्ट पॉइंट में इस पहल की शुरुआत की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पर? इंडिया अफ्रीका समिट में। और उसके बाद नवंबर 2015 में 2015 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो कि पेरिस में हुई थी, यानी कि 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, इससे पहले सदस्य देशों की बैठक शुरू की थी। नेक्स्ट पॉइंट में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ये कब ओपन हुआ था सिग्नेचर के लिए? ये ओपन हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 22 में, इन शॉर्ट COP 22 में, जो कहाँ पर हुई थी? मोरक्को की सिटी मार्राकेश में, नवंबर 2016 में, जहाँ पर 200 कंट्रीज़ ने इसे ज्वाइन किया था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसका मुख्यालय है इंडिया में। जनवरी 2016 में नरेंद्र मोदी और उस टाइम के फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांकोइस होलांडे ने मिलजुल कर फाउंडेशन स्टोन रखा था किसका? आईएसए हेडक्वार्टर्स का। और इनॉग्रेट किया था इंटरिम सेक्रेटरीट को, यानी कि टेम्परेरी सेक्रेटरीट को, या फिर स्थायी सचिवालय का उद्घाटन किया था। कहाँ पर? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी में, इन शॉर्ट NISE में, जो कहाँ पर है? गुरुग्राम के ग्वाल पहाड़ी में है। इस अलायंस को और क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन, इन शॉर्ट IASPA। अलायंस किस पर फोकस करता है? सोलर पावर यूटिलाइजेशन पर, यानी कि सौर ऊर्जा के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है इस गठबंधन में। और इंडिया ने प्लेज लिया था, यानी कि प्रतिज्ञा ली थी कि 100 गीगावाट सोलर एनर्जी इंस्टॉल की जाएगी 2022 तक, और रिडक्शन किया जाएगा एमिशन में, यानी कि उत्सर्जन में कमी लाई जाएगी 33 से 35% की 2030 तक। और साथ ही साथ सोलर एनर्जी को, यानी कि सौर ऊर्जा को पहुंचाया जा सके जो भी अनकनेक्टेड विलेजेस हैं और कम्युनिटीज़ हैं वहां तक, और एक क्लीन प्लैनेट यानी कि स्वच्छ ग्रह बनाने की दिशा में काम किया जाए। उसके बाद अगले पॉइंट में बात कर लेते हैं, इंडिया ने प्लेज किया था पेरिस समिट में, यानी कि पेरिस शिखर सम्मेलन में,
भारत ने शपथ ली थी कि 2030 तक जो नॉन फॉसिल सोर्सेज हैं यानी कि गैर जीवाश्म स्रोत हैं, जैसे कि रिन्यूएबल यानी कि अक्षय, लार्ज हाइड्रो यानी कि बड़े हाइड्रो और न्यूक्लियर यानी कि परमाणु, इनसे 40% बिजली उत्पादन की जाएगी। नेक्स्ट है जो एरिया ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का क्षेत्र जो लोकेटेड है कहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, यानी कि पृथ्वी का वह हिस्सा जो स्थित है कहाँ पर, कर्क रेखा में और मकर रेखा में, उसे क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल जोन या फिर टॉररिड जोन, यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या फिर सूखा क्षेत्र कहा जाता है। टॉररिड का क्या मीनिंग है, वेरी हॉट या फिर ड्राई, यानी कि बहुत गर्म या फिर सूखा, ये टॉररिड का मीनिंग है। उसके बाद जो सनीएस्ट कंट्रीज़ हैं यानी कि जो सबसे ज़्यादा गर्म देश हैं वर्ल्ड के, वो कहाँ पर है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, यानी कि अफ्रीकी महाद्वीप में है। और इस अलायंस ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, वर्ल्ड बैंक के साथ, यानी कि वर्ल्ड बैंक के साथ इसकी भागीदारी है, जिसके साथ ही लॉन्च किया गया है ग्लोबल सोलर एटलस को एक ISA इवेंट में, जो कहाँ पर हुआ था, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट अबू धाबी में। ग्लोबल सोलर एटलस क्या है, एक फ्री ऑनलाइन टूल है जो क्या डिस्प्ले करता है, यानी कि क्या प्रदर्शित करता है, वर्ल्ड में किसी भी लोकेशन पर वार्षिक औसत सौर ऊर्जा की संभावना क्या है उसको डिस्प्ले करता है, उसको प्रदर्शित करता है, और साथ ही साथ आइडेंटिफाई करता है, पहचान करता है उन पोटेंशियल साइट्स की जो सोलर पावर यानी कि सौर ऊर्जा का उत्पादन करती हैं, जनरेट करती हैं। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट इन शॉर्ट WFES, ये कहाँ पर हुआ था, अबू धाबी में, जनवरी 2018 में। यहाँ पर भारत की सरकार ने इस्टेब्लिश किया था, यानी कि स्थापना की थी $350 मिलियन सोलर डेवलपमेंट फंड की। और सोलर डेवलपमेंट फंड किसके लिए था, ये सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए था। और ये अलायंस क्या करेगा, भारत का समर्थन करेगा, जो भारत का 2022 तक 175 गीगावाट का ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य है रिन्यूएबल एनर्जी से, अक्षय ऊर्जा से, जिसमें से 100 गीगावाट का सोलर एनर्जी का टारगेट है, उसको पूरा करने में मदद करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 2030 तक 1000 बिलियन US डॉलर से ज़्यादा का निवेश जुटाना है, इन्वेस्टमेंट जुटाना है। उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, महानिदेशक द्वारा, यानी कि डायरेक्टर जनरल द्वारा, जो ISA सेक्रेटरीट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सचिवालय के कार्यों को करता है और रिस्पॉन्सिबल है यानी कि जिम्मेदार है किसके लिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की असेंबली के लिए। डायरेक्टर जनरल का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है, 4 साल के लिए होता है, और वो फिर से डायरेक्टर जनरल के इलेक्शन के लिए भाग ले सकता है। मिस्टर उपेंद्र त्रिपाठी क्या हैं, जो प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल हैं किसके, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। नेक्स्ट पॉइंट है ISA का विजन क्या है, लेट अस टुगेदर मेक दी सन ब्राइटर, यानी कि आइए हम सब मिलकर सूर्य को उज्जवल बनाएं, ये इसका विज़न है। और इसका मिशन क्या है, एवरी होम नो मैटर हाउ फार अवे विल हैव अ लाइट एट होम, यानी कि हर घर चाहे कितना ही दूर क्यों ना हो, घर में रोशनी अवश्य होगी, ये इसका मिशन है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर लेते हैं ISA के पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। इसके पार्टनर्स कौन कौन हैं, वो संस्थाएं हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इन शॉर्ट UNDP, अगर हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ग्रीन क्लाइमेट फंड, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संस्था, एशियन डेवलपमेंट बैंक इन शॉर्ट ADB या फिर एशियाई विकास बैंक, यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ, वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इन शॉर्ट AIIB एट्सेट्रा, ये क्या है, पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है किसके, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो कॉरपोरेट पार्टनर्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, वो कौन कौन से हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां या फिर ग्रुप्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस के पार्टनर्स हैं, जैसे कि सॉफ्ट बैंक ग्रुप, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड इन शॉर्ट REC यानी कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। उसके बाद इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इन शॉर्ट IREDA यानी कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन NTPC लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का सौर ऊर्जा निगम, देन उसके बाद CLP पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड,
और देन लास्ट में जो कॉरपोरेट पार्टनर है वो है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारत व्यापार संवर्धन संगठन। ये क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के कॉरपोरेट पार्टनर्स हैं। ये 10 कॉरपोरेट पार्टनर्स हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के। नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि तीसरी इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली कहाँ पर होगी, कॉन्फ्रेंस कहाँ पर होगी। थर्ड, ये होगी इंडिया के न्यू दिल्ली में 13 से 16 अक्टूबर के बीच 2020 में। और साथ ही साथ UN सेक्रेटरी जनरल क्लाइमेट एक्शन समिट और 75वीं एनिवर्सरी यूनाइटेड नेशंस की, ये समिट कहाँ पर होना है? ये USA की सिटी न्यूयॉर्क में होना है सितंबर 2020 में। उसके बाद फ्रेंड्स हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि 1 जुलाई 2019 तक कितनी कंट्रीज़ ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को साइन किया है और रेटिफाइड किया है, यानी कि हस्ताक्षर किए हैं और इसकी मंजूरी दी है। सबसे पहले 67 कंट्रीज़ ने साइन किया है और रेटिफाइड किया है, यानी कि हस्ताक्षर किए हैं और पुष्टि की है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की। और 67th कंट्री कौन सी है जिसने साइन किया है और रेटिफाई किया है ISA को? वो है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर लेते हैं सिग्नेटरी कंट्रीज़ के बारे में, यानी कि जो हस्ताक्षरकर्ता देश हैं ISA के, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। 86 कंट्रीज़ साइन कर चुकी हैं ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को 1 जुलाई 2019 तक। और 86 पर कौन सी कंट्री है जिसने साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को? वो है रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अवार्ड्स के बारे में, यानी कि पुरस्कार के बारे में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस अवार्ड्स ये दिए जाते हैं जो अवेयरनेस को प्रमोट करता है, यानी कि जागरूकता को बढ़ाता है। किसके बारे में? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। और साथ ही साथ जो सोलर एनर्जी में यानी कि सौर ऊर्जा में एक्सीलेंट वर्क किए जाते हैं किसी के भी द्वारा, उन्हें भी इन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो अवार्ड है वो है कल्पना चावला हरियाणा सोलर अवार्ड। इसके अंडर क्या है? सौर पुरस्कार की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी है, जहां पर कल्पना चावला हरियाणा सोलर अवार्ड दिया जाएगा किन्हें? साइंटिस्ट को जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस मेंबर कंट्रीज से हैं और जो काम कर रहे हैं किस फील्ड में? सोलर एनर्जी फील्ड में काम कर रहे हैं। यानी कि जो भी एलिजिबल होंगे उन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? कल्पना चावला हरियाणा सोलर अवार्ड से। नेक्स्ट अवार्ड है ISA कर्नाटक विश्ववरीय सोलर अवार्ड। इस अवार्ड के अंडर क्या है? जो कर्नाटक स्टेट है उसने 10 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी है, सैंक्शन किया है, जहां पर शुरुआत की जाएगी किसकी? विश्ववरीय सोलर अवार्ड की। और ये किसके लिए होंगे? जो बेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट होंगे, ये अवार्ड्स उनके लिए होंगे। और उसके बाद लास्ट अवार्ड की हम बात कर लेते हैं ISA मध्य प्रदेश आचार्य विनोबा भावे इंटरनेशनल सोलर पंप अवार्ड मध्य प्रदेश। इस अवार्ड के अंडर क्या है? जो मध्य प्रदेश स्टेट है उसने भी 10 करोड़ रुपए के फंड को मंजूर किया है। किसके लिए? ताकि शुरुआत की जा सके सोलर पंप अवार्ड की। और इस अवार्ड का उद्देश्य क्या होगा? ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रमोट करना आउटस्टैंडिंग वर्क को जो किसके फील्ड में किया गया है? सोलर पंप्स के फील्ड में किया गया है, उस एक्सीलेंट वर्क को प्रमोट करना है इस अवार्ड के थ्रू। और कौन सा अवार्ड है वो? इंटरनेशनल सोलर अलायंस मध्य प्रदेश आचार्य विनोबा भावे इंटरनेशनल सोलर पंप अवार्ड। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के असेंबलीज़ के बारे में, यानी कि जो कॉन्फ्रेंस हुई हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली असेंबली हुई थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 2 से 5 अक्टूबर के बीच 2018 में, और ये कहाँ पर हुई थी? इंडिया के ग्रेटर नोएडा में हुई थी। और सेकंड असेंबली कहाँ हुई थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की? ये हुई थी 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2019 के बीच इंडिया की सिटी न्यू दिल्ली में। और सेकंड असेंबली को इंटरनेशनल सोलर अलायंस की इसे किसके द्वारा होस्ट किया गया था? इसे होस्ट किया गया था MNRE द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा। अगर हिंदी में कहें तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा होस्ट किया गया था ISA की सेकंड असेंबली को। और थर्ड असेंबली के बारे में बात करें तो ये 13 से 16 अक्टूबर के बीच होगी 2020 में न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ISA कमेटीज़ के बारे में, यानी कि इसकी मेंबरशिप किन के पास है, इसकी सदस्यता किन के पास है।
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टैंडिंग कमेटी के बारे में, यानी कि स्थायी समिति के बारे में, जहाँ पर प्रेसिडेंट कौन है इंडिया, को प्रेसिडेंट कौन है फ्रांस, वाइस प्रेसिडेंट कौन है अफ्रीका रीजन में, टोगो कंट्री वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट है। एडिशनल मेंबर कौन है, अतिरिक्त सदस्य कौन है अफ्रीका रीजन में, नाइजर। वाइस प्रेसिडेंट एशिया एंड पैसिफिक रीजन में, यानी कि उपराष्ट्रपति एशिया और प्रशांत क्षेत्र में कौन है, टोंगा कंट्री। देन उसके बाद एडिशनल मेंबर कौन है एशिया एंड पैसिफिक रीजन में, श्रीलंका है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है यूरोप एंड अदर्स रीजन में, ये अभी फिक्स नहीं किया गया है। और साथ ही साथ एडिशनल मेंबर कौन है यूरोप और अदर्स रीजन में, ये भी अभी फिक्स नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है वाइस प्रेसिडेंट कौन है लैटिन अमेरिका और कैरेबियन रीजन में, वो है पेरू। और एडिशनल मेंबर कौन है लैटिन अमेरिका और कैरेबियन रीजन में, वो है वेनेजुएला कंट्री। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं अफ्रीका रीजन के लिए, यानी कि अफ्रीका क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय समिति के बारे में, रीजनल कमेटी के बारे में, जहां पर चेयर टोगो कंट्री है, वाइस चेयर घाना और मेंबर कौन है नाइजर कंट्री। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं रीजनल कमेटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक रीजन, यानी कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय समिति कौन सी है, जहाँ पर लीडर कौन है टोंगा कंट्री, वाइस चेयर कौन है श्रीलंका और मेंबर कौन है किरिबती। नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस कर लेते हैं रीजनल कमेटी फॉर यूरोप एंड अदर्स रीजन के बारे में, यानी कि यूरोप और अन्य क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय समिति किनके पास है। इसके लीडर अभी फिक्स नहीं किए गए हैं, वाइस चेयर भी फिक्स नहीं है और मेंबर भी फिक्स नहीं है, जहाँ पर ये तीनों पोस्ट अभी फिक्स नहीं हैं। उसके बाद रीजनल कमेटी फॉर लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन रीजन के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय समिति किनके पास है, जहाँ पर लीडर कौन है पेरू, वाइस चेयर कौन है, इसे अभी सॉर्ट आउट नहीं किया गया है, मेंबर कौन है वेनेजुएला और एडिशनल मेंबर कौन है, इसे भी अभी सॉर्ट आउट नहीं किया गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेंबर्स कौन है प्रोग्राम कमेटी के, यानी कि कार्यक्रम समिति के सदस्य कौन हैं, जहाँ पर लीड कौन करेगा कॉमोरोस कंट्री, वाइस चेयर कौन होगा सुरीनेम और मेंबर कौन है मली, पापुआ न्यू गिनिया और सुरीनेम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो फाइनेंस कमेटी है उसके मेंबर्स कौन हैं, यानी कि वित्त समिति के सदस्य कौन हैं। इसका कंट्रोल फिजी कंट्री के पास है, वाइस चेयर कौन है गुयाना और मेंबर कौन है घाना, नाउरू और नाइजर कंट्री। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उन मेंबर्स के बारे में जो जनरल एंड लीगल कमेटी के मेंबर्स हैं, यानी कि सामान्य और कानूनी समिति के सदस्य कौन हैं। लीडर है ऑस्ट्रेलिया, वाइस चेयर है सोमालिया, मेंबर हैं बांग्लादेश, सेशल्स और वेनेजुएला। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एम क्या है, सोलर एनर्जी अवेलेबल कराना 24/7, जिसकी कॉस्ट कितनी होगी 0। और उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये हेल्प करता है SDG 7 को अचीव करने में, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 7 है उसको अचीव करने में हेल्प करता है कौन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि SDG 7 किससे एसोसिएटेड है, किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है बाय 2030 इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल रिलायबल सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी, यानी कि 2030 तक सस्ती विश्वसनीय टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस SDG 7 में भी हेल्प करेगा ताकि 2030 तक लोगों को सस्ती ऊर्जा पहुंचाई जा सके। उसके बाद है SDG 7 के कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि 13% ग्लोबल पॉपुलेशन का, यानी कि वैश्विक आबादी का 13%, जहां पर अभी तक आधुनिक बिजली यानी कि मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी पहुंच नहीं पाई है। और इसके अलावा हम एक और फैक्ट की बात कर लेते हैं SDG 7 के जो अंडर है, जैसे कि 3 बिलियन पीपल, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 300 करोड़ लोग अभी भी किस पर निर्भर करते हैं, वुड यानी कि लकड़ी, कोयला, चारकोल और एनिमल वेस्ट, इस पर निर्भर करते हैं किसके लिए, कुकिंग के लिए और हीटिंग के लिए। ये कुछ फैक्ट्स थे SDG 7 के अकॉर्डिंग। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इन शॉर्ट ISA में या फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 121 कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ शामिल हैं।
ये किस सोर्स में मेंशन किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। देन उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्टीयरिंग कमेटी सभी मेंबर कंट्रीज़ के लिए ओपन हुई, और ये कब ओपन हुई थी? जब इसकी पहली मीटिंग हुई थी, कब? 1 दिसंबर 2015 को। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कवर किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस के टॉपिक को। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।